हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इन्वायरमेंट टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं किसी भी हायर एजुकेशन लेवल का एग्जामिनेशन का, तो दोस्तों इन्वायरमेंट से ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से एक आध क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने जीवन की या कुदरत के नियमों की बात करें, तो ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत सारे सीख देती है कि हम कैसे कुदरत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, जिसको हिंदी में पारिस्थितिक प्रक्रम भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसको एक सिंपल डेफिनेशन समझना चाहें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, तो बस हमें इतना समझना है स्टार्टिंग में कि समय के साथ पृथ्वी पे जो भी बदलाव होती है उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पे ही, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे ही ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है और यही कारण है कि पृथ्वी जो है बाकी ग्रहों से बहुत अलग है और यहाँ पे जो है जीवन संभव है। अगर मार्स की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें, अगर वहाँ भी इकोलॉजिकल सक्सेशन पॉसिबल हो पाता तो वहाँ भी जीवन की संभावना बढ़ जाती है और जीवन वहाँ पे हो सकती थी। की बात करें तो किस चीज़ की बदलाव के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है नेचर के अंदर, तो नेचर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसके बदलाव की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, फिर भी वहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट अगर वहाँ पे जा रही है तो वहाँ पे एक एनर्जी अवेलेबल है। अब फर्क बस इतना है कि उस एनर्जी को कोई वहाँ पे कैप्चर करने वाला नहीं है, वहाँ पे एनर्जी को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो दोस्तों जहाँ पे भी कोई रॉक होगा, जहाँ पे बंजर लैंड होगी, मतलब बंजर ज़मीन है जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है। बस फ़र्क इतना है कि समय के साथ कुछ वहाँ पे ऐसा बदलाव आएगा जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ाएगी। तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बेसिक एक लैंडस्केप है जहाँ पे कोई भी लाइफ अभी नहीं है, तो यहीं से शुरू होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे एक एनर्जी अवेलेबल है, लाइफ तो नहीं है लेकिन एनर्जी अवेलेबल है, जिस एनर्जी के बारे में हम अभी एनर्जी फ्लो के बारे में बात कर रहे थे। वो कौन सी एनर्जी है? वो सोलर एनर्जी है। सन की लाइट जो एनर्जी देती है धूप से, वो इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को कैप्चर करने वाला वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो एनर्जी का रोटेशन जो है वो यहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एनर्जी का रोटेशन कैसे होगा? ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे हम सोलार पैनल लगा देंगे तो एनर्जी कैप्चर करके हम बिजली बनाने लगे। वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो तो ह्यूमन का है कि वो इंटरफेयर कर रहा है, वो नेचुरल नहीं है। यहाँ पे जो भी बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो नेचुरल की बात करें, कुदरती जो बदलाव आएगा उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कोई जीव जो एनर्जी को डायरेक्ट कैप्चर कर सके, सनलाइट को, वो वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो सकती है किसी भी जगह। तो अब एनर्जी क्यों ज़रूरत है? क्या बिना एनर्जी का कोई लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकता? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब उसको एनर्जी मिलेगा। तो कोई भी कार्य, मतलब जीवन भी एक कार्य है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस को चलाने के लिए एक एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तभी वो कुछ वहाँ पे जीवन संभव है। तो वहाँ से एनर्जी कौन देगा? वो सनलाइट देती है हमारे पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधा हमें एनर्जी देती है तब हम कुछ काम कर पाते हैं। तो सनलाइट ही हमारे अंदर भी एनर्जी आ रही है, बस इनडायरेक्टली सेल्यूलोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ से? पेड़ पौधे से। तो पूरी धरती से सनलाइट जो है अगर गायब हो जाए तो पूरे के पूरे अर्थ से जो है पेड़ पौधा जो है धीरे धीरे डाई करने लगेगी, वो मुरझाने लगेंगे और एक समय आएगा वो डेड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है कम होने लगेगी, क्योंकि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है इंसानों को या जानवरों को। तो ऑक्सीजन जब लेवल खत्म हो जाएगा पृथ्वी से, तो इंसान भी धीरे धीरे या जानवर सारे धीरे धीरे मर जाएंगे। तो पूरी के पूरे जीवन जो है समाप्त कहाँ पे? पृथ्वी पे। तो यही कारण है, तो पृथ्वी पे अगर सनलाइट की एनर्जी नहीं रहे तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो वो एनर्जी जो है इतना इंपॉर्टेंट है। बस एनर्जी का लाइफ स्टार्ट कैसे होता है कि उसको रोटेशन करने के लिए कोई वहाँ पे अवेलेबल हो। तो अवेलेबल कौन होता है? पेड़ पौधा ही फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी को कन्वर्ट करती है दूसरे फॉर्म में, वो स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस जगह बंजर ज़मीन पे
इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे शुरू होगा, वहाँ पे कौन पहले आएगा इसको शुरू करने के लिए। तो किसी भी लैंडस्केप पे अगर बात करें जहाँ पे जीवन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, बस सनलाइट अवेलेबल है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो जीवन स्टार्ट होती है या साइकिल स्टार्ट होती है तो वो लाइकेन करती है, जिसको हम काई भी कहते हैं। तो ये काई क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए क्या ज़रूरत है, यहाँ पे कोई भी पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई मेटल हो, उस पर भी लाइकेन हम कभी कभी देखते हैं कि हरा हरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है सनलाइट की, सनलाइट एनर्जी दे रही है। लेकिन जहाँ इसको पानी मिला, उस जगह पे पानी अगर पहुँच गई कहीं किसी का कहीं से, तो पानी और सनलाइट के अवेलेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे सबसे पहले लाइकेन स्टार्ट करती है अपना लाइफ स्टार्ट। तो लाइकेन जब स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे बढ़ना, तो धीरे धीरे वहाँ पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है, मतलब कि अब एनर्जी को कोई कैप्चर करके वहाँ पे थोड़ा एक एनर्जी रखा हुआ है। तो जब लाइकेन डेड हो जाती है, जब काई सूख जाती है, तो वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, किसके फॉर्म में, ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। तो उसके ऊपर एक दूसरी जीवन का स्टार्ट होना अब संभव हो जाता है, क्योंकि जब एक सनलाइट भी अवेलेबल है इन्वायरमेंट पे, और ज़मीन पे भी या पत्थर पे भी किसी भी जो सरफेस है वहाँ पे भी एक एनर्जी स्टोर्ड है ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। तो अब जो है दूसरा जो लाइफ स्टार्ट होगा उसको आसान होगा वहाँ से अपना जीवन स्टार्ट करना, क्योंकि दो दो एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल है। तो लाइकेन के बाद कोई जो सर्वाइवल स्टार्ट करता है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं मॉस। दोस्तों मॉस जो होता है, ना घास होती है ना काई होती है। जो काई होती है दोस्तों, कहीं की जो हम हरा देखते हैं उसको अगर अपने हाथ से टच करें तो एकदम स्लिपरी होता है, जैसा लगता है कोई प्लास्टर किया हो। लेकिन अगर मॉस के ऊपर हाथ फेरेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हल्का सा फर है वहाँ पे, रोआ जैसा हमें हाथ पे महसूस होता है। ना घास, और घास की तरह हम उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो वहाँ पे मॉस अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ अब मॉस जो है ज़्यादा ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करेगी और अपने स्टोर करती जाएगी सेलुलोज के फॉर्म में, और वो जो है ऑर्गेनिक मटेरियल अगले को प्रोवाइड कराएगी जो घास है। अब ग्रासलैंड की बात करें, जो छोटे छोटे घास होते हैं, वो जब मॉस डेड हो जाएगा उसके ऊपर अपना नया साइकिल स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़्यादा अब एनर्जी मिल जाएगी मॉस का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जैसे जैसे एनर्जी रोटेशन होता जाएगा, अब आगे वाले लाइफ जो स्टार्ट होगी वो उनको ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी, वो अपने अंदर ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करते जाएंगे। तो जब ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करते जाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा, उनका साइज जो है अब बढ़ता जाएगा। तो अब समय आएगा जब ग्रासलैंड हर जगह पहुंच गई, पानी भी है, ग्रास भी है, एयर भी है, और सनलाइट तो पहले से अवेलेबल है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी उस एरिया में हो जाएगी कि अब ग्रासलैंड के बाद छोटे छोटे पौधे, जिनके स्टेम मतलब कि जो उनका जो तना है छोटी छोटी लकड़ियाँ के फॉर्म में स्टोर होने लगी। अभी तक तो जो थी ग्रास जो है पत्ते के फॉर्म में थी, जो कोई भी हार्ड पार्ट उनके अंदर नहीं थी। लेकिन अब जो छोटे छोटे प्लांट होंगे, अब उनका जो है स्टेम जो है उनका मोटा होता जाएगा, और वो वुडन के फॉर्म में बनते जाएंगे, सूखेंगे तो एक लकड़ी उनके बॉडी से मिल जाएगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे वहाँ पे प्रेजेंस होने लगेंगी, और पॉसिबिलिटी ऑफ जो है छोटे छोटे लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अवेलेबल हो जाएंगे इनके ऊपर सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ से रोटेशन होता है एनिमल का भी और प्लांट का भी, तो दोनों एक साथ अब डेवलप करने लगेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा लाइफ, अब बड़े बड़े पौधे जो हैं ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और एक समय आएगा जब पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है जंगल हो जाएगा। अब जंगल से बड़ा तो कुछ है नहीं, अब पेड़ का भी एक लिमिट होता है कि हाँ जाएगा 50 फीट 30 फीट, इससे ज़्यादा लेंथ उनका हाइट नहीं होगा। तो उसके बाद कोई भी वहाँ पे बढ़ने की जो संभावना नहीं होता। तो इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है वो बंजर ज़मीन से शुरू होती है और जंगल पे जाके ख़त्म होती है। जहाँ तो बात करते हैं अगर प्राइमरी सक्सेशन का, जिसको प्राथमिक प्रक्रमण कहते हैं, तो इसमें होता क्या है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होने वाली होती है वहाँ को, उस प्रोसेस को हम जो स्टेज है उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे अभी तक कोई भी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर पृथ्वी की बात करें तो जब पृथ्वी पे जब लाइफ स्टार्ट हुआ होगा तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कह सकते हैं, जहाँ पे अभी इसके पहले कोई भी जीवन वहाँ पे नहीं था। अगर बात करें दोस्तों सेकेंडरी सक्सेशन होता क्या है, जो द्वितीय प्रक्रम है, उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे ऑलरेडी जो है घास वगैरह या पेड़ पौधे थे, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल थी, लेकिन किसी कारण से वो सब कुछ डैमेज हो जाए। मान लीजिए वहाँ पे सूखा पड़ गया, सब कुछ सूख गया, लाइफ ख़त्म,
या मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, पूरी की पूरी जंगल जो है जल जाती है और जो है लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सारी की सारी लाइफ जो अवेलेबिलिटी जो थी सब कुछ डेड हो जाती है। तो वहाँ पे हम जो अब नए सिरे से जब ज़िंदगी वहाँ शुरुआत होगी, पेड़ पौधे ऑलरेडी थे, बीज वहाँ पे रूट में नीचे ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, बस वहाँ पे क्या है एक समय के साथ जब नया साइकिल स्टार्ट होगा, बारिश होगी, तो वहाँ पे आग लगने की कंडीशन हुआ या बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से पूरा पूरा खेती जो तबाह हो जाती है, वहाँ पे फिर से नया घास उगना शुरू होता है। तो उसको हम एग्जाम्पल कर सकते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। बात करें ऑटोजेनिक सक्सेशन का, मतलब कि ऑटो मतलब कि खुद से, मतलब नेचुरल में नेचर के अंदर अगर कोई सक्सेशन हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है जीवन का, तो उसमें अगर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑटोजेनिक सक्सेशन। मान लीजिए कोई ग्रासलैंड है जहाँ पे घास का उगना है, उग रहा है घास, घास से छोटे से घास के बाद छोटा पौधा आएगा, छोटे पौधे के बाद बड़ा पौधा आएगा, बड़े पौधे के बाद एक पेड़ बनने लगेगा। मान लीजिए उसी बीच में कहीं बीच में कोई इंटरफेरेंस आ गया, बाहरी कोई हस्तक्षेप आ गया, चाहे नेचुरल हो, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, तो वो जो प्रोसेस था वो रुक जाएगा, फिर से वहीं से नीचे से स्टार्ट होने लगेगा। तो वो प्रोसेस जहाँ पे नेचुरली सारे प्रोसेस पूरी होते जा रही है उसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। अगर बात करें एलोजेनिक की, एलोजेनिक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इंटरफेरेंस आता है खुद नेचुरल का। मान लीजिए कोई बाढ़, जैसे एग्जांपल हमने दिया था कि बाढ़ अगर आ जाए या सूखा पड़ जाए तो सारी की सारी घासें जो है सूख जाएंगी और आगे का जो प्रोसेस बनने वाला था ऑर्गेनिक का, बड़े पौधों का, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो इंटरफेरेंस हमेशा होता जाएगा। तो उस प्रोसेस में जो हम कहते हैं तो उसको कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का, इसका क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे घास है, वहाँ पे घास उग रहा है, वहाँ पे कोई खाने वाला, उसको बर्बाद करने वाला नहीं है। तो क्या होगा कि घास के बाद छोटा पेड़, छोटा पेड़ के बाद छोटे पौधे, ये प्रोसेस जो है आगे जाएगा, जंगल तक जाके रुकती है ये सारे इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में बात करें, यहाँ पे एनिमल ज़्यादा डोमिनेट करती है और यहाँ पे जो प्लांट जो किंगडम है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सारा वीडियो किस पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपके काम के लायक है और आपको फ्यूचर में कभी काम आए एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा।